नमस्ते बच्चों, M4 मेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की पहली इकाई जनसंचार माध्यम के कुछ भाग हम जानेंगे। जनसंचार माध्यम। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। ठीक है? संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह संचार करता है। दैनिक जीवन में संचार के बिना हम जीवन नहीं रह सकते। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। संचार खत्म होने का मतलब है मृत्यु। संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। ठीक है? अगला, संचार के तत्व। संचार एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल हैं। इनमें से प्रमुख तत्व हैं: पहला, स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक। अगला, कुटीकृत या एनकोडिंग। कुटीकृत या एनकोडिंग। अगला, संदेश। संदेश। अगला, माध्यम या चैनल। माध्यम या चैनल। अगला, प्राप्तकार्य। प्राप्तकार्य अथवा रिसीवर। प्राप्तकार्य या रिसीवर। अगला, फीडबैक। अगला, फीडबैक। लास्ट, शोर। शोर, नॉइस। ओके। पहला, स्रोत या संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर जैसे ही हम किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। वह है स्रोत या संचारक।
अगला है कुटीकृत या एनकोडिंग। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। ओके, सफल संचार के लिए यह ज़रूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचार का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। अगला संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचारक के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। ठीक है। अगला माध्यम, चैनल। संदेश को किसी माध्यम या चैनल के ज़रिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के ज़रिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के ज़रिए। इसी तरह वायु तरंगों के ज़रिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के ज़रिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के ज़रिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। ओके। अगला है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। प्राप्तकर्ता या रिसीवर, यह प्राप्त संदेश का कोड वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। डिकोडिंग का अर्थ क्या है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। ठीक है। अगला फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला शोर। शोर या नॉइज़। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं।
इन बाधाओं को शोर या नॉइस कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो संचार के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? पहला स्रोत या संचारक, स्रोत या संचारक। अगला कुटीकृत या एनकोडिंग, कुटीकृत या एनकोडिंग। अगला संदेश, संदेश। अगला माध्यम या चैनल, माध्यम या चैनल। अगला प्राप्तकर्ता या रिसीवर, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। अगला फीडबैक, अगला फीडबैक। अगला शोर, शोर या नॉइस। ओके, तो संचार के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? स्रोत या संचारक, कुटीकृत या एनकोडिंग, संदेश, माध्यम या चैनल, प्राप्तकर्ता या रिसीवर, फीडबैक, शोर। ठीक है। अगला संचार के प्रकार, संचार के प्रकार। संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर वे परस्पर काफ़ी मिले जुले होते हैं। इन्हें अलग करके देखना कठिन होता है। संचार के प्रमुख रूप हैं, पहला सांकेतिक संचार। अगला अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक मीन्स इंटरपर्सनल। ओके, इंटरपर्सनल। अगला समूह संचार, लास्ट जन संचार। ओके, संचार के प्रकार क्या क्या हैं? पहला सांकेतिक संचार, दूसरा अंतर्वैयक्तिक संचार या इंटरपर्सनल। ओके, समूह संचार, जन संचार। पहला सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला अंतर्वैयक्तिक संचार और इंटरपर्सनल। अंतर्वैयक्तिक मीन्स इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक संचार। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक मीन्स इंटरपर्सनल। ओके, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। बुनियादी मीन्स बेसिक। ओके, इसे
अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक मीन्स इंटरपर्सनल, इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वो भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यही से होती है। ठीक है। अगला जनसंचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। ठीक है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है। अगला जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। ठीक है। दूसरा, जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। यह है तीसरा। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। अगला, जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल मीन्स गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यह है जनसंचार की विशेषताएं। ठीक है। जनसंचार के कार्य। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? सूचना देना, शिक्षित करना,
मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहला, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। ठीक है। अगला, शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। ठीक है। अगला, मनोरंजन करना। मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। सिनेमा, टीवी, रेडियो, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। अगला, एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। ठीक है। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। ठीक है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। ठीक है। अगला, निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। ठीक है। अगला, विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच। विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का ये कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके ज़रिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। विचार विमर्श के
मंच के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। ठीक है बच्चों। बच्चों, आप इस वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।